This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 5 ऑक्टोबर 2021 चरक मीमांसा अध्याय 1 आयुर्वेदेशेषातील शंखं चक्रं जलकांदतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयार्थेषु ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं तु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। शांति शांति शांति। सर्वस्य ग्रह सर्वगः सर्वतश्च ग्रह परिग्रह उच्यते। तो सभी का एक साथ जो ग्रह होगा वो सर्वग्रह और अलग अलग घटक द्रव्यों का परिग्रह, ये परिग्रह इस प्रकार का कहता है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि किस तरीके से हम एक पूरे परिवार का खाना पीना किस प्रकार का है, कितनी मिर्च पड़ती है, कितनी मसाले पड़ते हैं वगैरह वगैरह, और दाल चावल वगैरह कितने लगते हैं एक महीने के लिए। तो एक थोड़ा सा अंदाजा हो सकता है कि कितना कंज्यूम किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है, और उसके आधार पर और उनका स्वास्थ्य कैसा है क्या है ये भी अगर देखेंगे तो फिर ये अच्छी बात इस प्रकार की होगी। देशः पुनः स्थानं सद्रव्याणाम् उत्पत्ति प्रचारो देशासात्म्यं च आचष्ट। देश यानी कि स्थान, तो द्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो, द्रव्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है और उसका प्रचार कहाँ पे हुआ है। तो ये काफी अहम चीज अभी है, क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज है और कहीं भी उत्पादित कुछ भी वस्तु किसी भी देश में उपलब्ध होती है। मैंने देखा था कि मस्कत में मैं गया था, वहां पे मॉल में इतनी वैरायटी थी एशियन कंट्रीज से आई हुई, भारत, चीन, पाकिस्तान, सिलोन, जावा, सुमात्रा वगैरह सभी देशों से वहां पे माल आता है। तो मैं चौंक गया, जो भारत में द्रव्य नहीं मिलते हैं वह सभी वहां पे उपलब्ध थे इस प्रकार से। तो उत्पत्ति और प्रचार, उत्पत्ति कहाँ हुई है और प्रचार कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये सब बातें देश के जरिए और देश चात्म्य, और किसको किस देश का साथ में है
ये भी एक जरूरी है। और उचितो यस्य देश जो तद्धं तस्य औषधम्। जो जिस देश में रह रहा है, साथ में हो गया है, उसको उसी का अन्न पान औषध उस व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है, हित रहता है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये कुछ भी वस्तुएं कहाँ भी मिलती है, और फूडी लोग रहते हैं कि जो विभिन्न पदार्थों को चखते रहते हैं और शौकीन होते हैं कि खाने की इस प्रकार से। मैं इंदौर गया था, वहां सराफा एक एरिया है जो रात 9 बजे के बाद खुलता है, और 12-1 बजे तक लोग खाते रहते हैं विविध प्रकार के पदार्थ। तो तो उसको समझ लेना चाहिए कि देशाणाम उत्पत्ति प्रचार, उत्पत्ति और प्रचार कहाँ पे है, ये समझ लेना जरूरी। कालो ही नित्य कष्ट अवस्थी कष्ट। काल दो प्रकार का, एक नित्य का और दूसरा अवस्थिक। तथा अवस्थु को विकारम अपेक्षित। अवस्थिक काल जो है विकार के दृष्टि से देखना चाहिए। तो सामावस्था, निरामावस्था, पश्चिमावस्था वगैरह विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं विभिन्न रोगों में होती है। तो उसके अनुसार किस प्रकार का खाना लेना चाहिए, ये निश्चित होना जरूरी है। और नित्यकस्तु ऋतुसात्म्यापेक्षा, तो ऋतुसात्म्य के हिसाब से जो हित इस प्रकार का है वो ऋतु के अनुसार लेना चाहिए। मुझे आश्चर्य लगा कि आइसक्रीम पार्लर्स अभी यहाँ 12 महीने चलते हैं भारत में, और कड़ाके की ठंडी में भी आइसक्रीम पार्लर्स चलते रहते हैं। तो उसका मतलब उसको खाने वाले लोग हैं, नहीं तो ये चलेंगे नहीं इस प्रकार से। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी ये प्रचलन काफी है और सस्ता है। आइसक्रीम काफी सस्ता है, बाकी सब पदार्थ काफी महंगे हैं, लेकिन ये आधा लीटर का पैक आइसक्रीम का मैं बात कर रहा हूँ 1998 वगैरह इस प्रकार, जहाँ बाकी सब खाना $8-10 में मिलता था, वहाँ आधा लीटर का आइसक्रीम का पैक $2 में मिलता था। तो काफी सस्ता भी है, और ठंड होने के बावजूद भी लोग उसको खाते थे इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ऋतु के अनुसार जो खाना उचित है वही वास्तव में लेना है। उसमें कुछ भी अगर हम खाने लगेंगे तो निश्चित रूप से उससे हानि होगी। उपयोग संस्था तो उपयोग नियम सजीर्ण लक्षणापेक्षा। तो उपयोग नियम किस प्रकार से आहार सेवन करना है। तो जीर्ण लक्षणापेक्षा पहला आहार जीर्ण होने के बाद ही अगला आहार लेना है। इस प्रकार की जो बातें हैं जीर्ण लक्षणापेक्षा, ये उपयोग संस्था या उपयोग नियम के जरिए कहा जाता है। उपयुक्ता पुनः यहाँ तम आहार उपयुक्त है। उपयोक्ता वो है जो उस आहार का सेवन करता है। यदायतन उपसात्म्य, तो जिस पर निर्भर औकसात्म्य है। हाँ, इति आहार अष्टौ आहार विधि विशेषायतानानि व्याख्यानानि भवन्ति। तो जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का सात्म्य है, तो सात्म्यम याशु बलं दत्ते नाति दोषं च भवति। सात्म्य अगर अन्न है तो तात्काल बल देता है, और ज्यादा खाने पर भी ज्यादा दोष निर्माण नहीं करता। तो ये एक बात उसमें अहम इस प्रकार की होगी। आइसक्रीम आजकल कई बार मिल्क से बनता नहीं है, नहीं, ऑयल से बनता है, and that has to be marketed as cool dessert, but many companies like Top and Town market it as ice cream only. इसके बारे में मुकदमे चले हैं वास्तव में।
और उनको कूल डेजर्ट नाम से ही बिकना है। तो जो कंपनियां आइसक्रीम ही बनाती है उन्होंने मुकदमा चलाया था, वो जीत भी गए थे वास्तव में। फिर भी मालूम नहीं, एफडीए का कंट्रोल अच्छा नहीं है। और ये फूड डेजर्ट के गुणधर्म क्या होंगे ये बताना काफी मुश्किल। इस प्रकार का होगा, किस प्रकार का ऑयल उसमें डाला जाता है और किस तरीके से उसको बनाया जाता है। तो ये देखना चाहिए कि ये रियली आइसक्रीम है या कूल डेजर्ट है, इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो सभी अन्न पदार्थों के बारे में जो आज बाजार में मिलते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है ये देख लेना बहुत जरूरी है। मैंने एक जो लाइफस्टाइल का कोर्स बनाया है, तो उसमें रेगुलर विजिट्स टू फूड फैक्ट्रीज ऐसा एक मुद्दा है। वो सभी सीक्रेट्स तो नहीं बताएंगे, फिर भी ग्रॉस तौर पर क्या क्या चल रहा है फूड इंडस्ट्री में ये पता चलेगा। और 1935 में पहला पहली फूड फैक्ट्री अमेरिका में लगी। और वहाँ का एक फूड डॉट इंक करके एक डीवीडी है, अमेजोन पर मिलती है। तो उसमें सुअर को काटने का एक कारखाना, और उसमें क्षमता उसकी 32,000 सुअर रोज काट सकेंगे, इतनी क्षमता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये निर्माण होता है। और उसका वीडियो जो है वो सब दिखाता है, वो कैसे उसकी त्वचा निकाली जाती है, वो फिर मांस कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये फूड इंडस्ट्री बन गई और इस सभी की जड़ वास्तव में स्त्री मुक्ति आंदोलन से है। स्त्री मुक्ति आंदोलन से स्त्री स्वतंत्र हो गई। उसका विद्यार्जन शुरू हुआ, उसका अर्थार्जन शुरू हुआ, और फिर उसका बड़ा गहरा असर परिवार के ऊपर हुआ, क्योंकि परिवार की देखभाल औरत ही करती थी और मर्द का काम था कि बाहर जाकर पैसा कमाए, इस प्रकार से। लेकिन ये सब सिस्टम बदल गई। अब महिलाएं भी बहुत सारा कमाती है, और फिर समय नहीं मिलता परिवार को देखने के लिए या परिवार के लिए खाना बनाना वगैरह इस प्रकार के लिए। और एनर्जी भी नहीं रहती। तो ज्यादा से ज्यादा बाहर से खरीद के लाना ये शुरू हुआ। अब हर गली में फूड शॉप्स हैं और सभी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि फूड शॉप कोई चलती नहीं है, इस प्रकार से। और रेडी टू ईट आइटम्स बहुत मात्रा में उपलब्ध है और सस्ते दाम पे है, इस प्रकार से। और टेस्टी होते हैं, लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि ये खाने से नुकसानी होगी वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। और नियमित रूप से लोग खाते रहते हैं, खास करके बच्चों को ये खिलाया जाता है। उनको वो आदत हो जाती है, फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है, इस प्रकार के। अभी बर्थडे पार्टीज भी मैगडी पार्टीज होती है। तो ये भी बड़ी गंभीर समस्या इस प्रकार की है। तो अगर इससे छुटकारा पाना है, तो कम से कम बच्चे जब तक थोड़े बड़े नहीं होते, स्कूल में जाना आरंभ नहीं करते, तब तक तो स्त्री को घर की ही गृहस्थी देखनी है, वो बेटर ऑप्शन। ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है परिवार में। और वो अच्छे फल बाद में देती है। नहीं तो विदेशों में ये पूरा परिवार की संकल्पना टूट गई है, और 13-14 बरस से ही लड़के लड़कियां घर से अलग हो जाती है, डेटिंग शुरू होता है। और वो अलग नहीं हुए घर से तो कुछ उनमें दोष है, इस प्रकार का माना जाता है।
और बूढ़े होने पर सीनियर सिटीजन होम का सहारा लेना, ये रेगुलर बात हो गई है। और हमारे यहाँ भारतीय परिवारों में रिश्तेदारी का एक अहम रोल है। बहुत सारे रिश्ते रहते हैं। अभी एक ही बच्चा या बच्ची होने के कारण शेयरिंग की आदत नहीं रहती, ये एक अहम मुद्दा है। और फिर ये सब रिश्ते टूटने लगे हैं, मामा चाचा वगैरह इस प्रकार से, जो क्योंकि किसी को भी किसी के पास जाने के लिए समय नहीं है, ये एक अहम मुद्दा है। और ना ही किसी को दूसरे का स्वागत करने की इच्छा है। मुझे याद है हम बचपन में मामा के घर जाते थे, 2-2 महीने रहते थे, और बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होते थे। और उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी वास्तव में, लेकिन फिर भी वो उधार लेके हमारे लिए खाना बनाते थे। और कभी उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि मुझे कष्ट हो रहा है या फिर मेरे सहन शक्ति के ये ऊपर है, इस प्रकार से। वो प्यार, वो लाडलापन अभी के बच्चों को कहीं मिलना मुश्किल इस प्रकार का है। तो इसके सभी के सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से आ रहे हैं, ये वुमन लिबरलाइजेशन, ये देखना जरूरी है। मैंने एक किस्सा बताया था, ऑस्ट्रेलिया में मेरा व्याख्यान हुआ था, और मैंने कहा कि you don't want to have your own children in your bed, instead you like to have dogs and cats. तो मेरे सामने एक औरत रो पड़ी। और मैंने कहा कि सॉरी इफ आई हर्ट यू, बट दिस इज ए फैक्ट। तो वो बोली, आई नो दिस इज ए फैक्ट। नो, माय डॉटर curses me because her daughter curses her. Why? This has all started from woman liberalization. नो, मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की। तो उस समय में भी उनको बड़ा सदमा था कि परिवार की तरफ पूरी तरीके से दुर्लक्ष्य इस प्रकार का हो रहा है। एक ऐसा ही कपल था, 2 बच्चे थे, और जो औरत थी उसकी तो पार्ट टाइम जॉब थी, जो मर्द था वो भी पार्ट टाइम जॉब जॉब ढूंढ रहा था। तो जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। तो उसने जवाब दिया कि आई वांट टू लुक आफ्टर माय चिल्ड्रन। तो कंपनी ने इनकार कर दिया जॉब देने के लिए, और कहा कि अगर आप परिवार की देखभाल करना चाहते हैं तो आप कंपनी को पूरा योगदान नहीं दे पाएंगे, और इसलिए हम जॉब ऑफर नहीं कर सकते। थोड़ा क्लेवर था। दूसरे कंपनी में जब गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां फिर से ये पूछा गया कि व्हाई यू वांट टू गो फॉर पार्ट टाइम जॉब। तो उसने कहा आई वांट टू राइट ए बुक, आई वांट टू हैव टाइम फॉर दैट। ये रीजन चल गया। और उसको जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई। उसने एक आर्टिकल लिखा 3-4 बरस के बाद पेपर में, वो मैंने पढ़ा। उसने ये सब अनुभव लिखा था, और वो कह रहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरी कंपनी भी संतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ तो कंपनी का कुछ नुकसान हो रहा है वगैरह। मैं मेरा पूरे डेडिकेशन से मेरा जॉब कर रहा हूँ, कंपनी भी संतुष्ट है। तो ये बात कहाँ से आई कि अगर आप परिवार को देखेंगे तो कंपनी में अच्छा काम नहीं करोगे, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये मैं अभी उसी जमाने की बात कर रहा हूँ, 1988-99 में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रेगुलर तौर पर जाता था। तो फूड इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, क्योंकि उनको पता चला कि ये घर में बना नहीं सकते हैं, समय नहीं है, इच्छा नहीं है, और यहाँ पे आदत भी नहीं रही इस प्रकार। तो बाहर से खरीदेंगे,
तो हम उपलब्ध करा देंगे इस प्रकार से। और ये सिलसिला बढ़ता ही गया, अभी भी वही सिलसिला है। तो इन सभी के बारे में सोचकर घर में ही खाना बनना चाहिए, वास्तव में 2 बार बनना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं अभी बहुत सारे लोग जो काम करने वाली औरतें हैं वो एक बार दोनों का खाना बनाती है, ज्यादा से ज्यादा रोटी तो वही रहती है, शाम को से दाल चावल वगैरह बनाना इस प्रकार से करती है, वो भी ठीक है, फिर भी मैं समझता हूँ बिल्कुल न करने से ये ठीक है इस प्रकार से। और परिवार की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। परिवार अगर अच्छा तरीके से नहीं बनेगा और बच्चों का संस्कार अच्छा नहीं होगा तो वो आदर्श नागरिक कैसे बनेंगे। इसका कौटिल्य का कहना है कि जो इस प्रकार की युवा पीढ़ी है या बच्चे हैं वही अहम है राष्ट्र के लिए। और इसलिए शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी उसमें डाली है, वही राष्ट्र का निर्माण करता है, ऐसा उसने बताया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। फिर भी अभी मालूम नहीं ये कितने कैसे होगा नहीं होगा, ये अलग चीज इस प्रकार की है। और बहुत सारी समस्याओं का मूल किसमें है ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का। तो ये मूल रूप में जाने के लिए कोई तैयार इस प्रकार का नहीं। अभी इनफर्टिलिटी की बड़ी समस्या आईटी फील्ड में है। एक मेरे पास कपल आया था और 2-3 बार आईयू है, 2-3 बार आईवीएफ कर चुके थे। दोनों आईटी क्षेत्र में थे, दोनों का शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। तो मैंने उनसे पूछा कि औरत को नौकरी करने की जरूरत है क्या, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं वगैरह इस प्रकार से, या लोन लेके रखा है। तो बोला ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तनख्वाह से उसका उदर निर्वाह, हमारे परिवार का उदर निर्वाह हो जाएगा, उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम जॉब छोड़ो चाहे तो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो, लेकिन तुम्हें प्रायोरिटी अगर अभी संतान होने की है तो ये स्ट्रेस बना रहेगा तो संतान होगी कैसे। और जब आईवीएफ करते हैं तो भी स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले डॉक्टर मिले जिन्होंने इस प्रकार की सलाह दी। सभी बोले 3 बार हो चुका है, चौथे बार करेंगे बाकी सब जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट को हम मिले उन सभी ने यही कहा कि ठीक है और एक करेंगे और एक करेंगे, इस प्रकार से जब तक सक्सेस नहीं होता तब तक करते रहेंगे। एक ब्रिटिश महिला आई थी, एक्चुअली भारतीय थी लेकिन ब्रिटेन में स्थायिक थी। उसने 7 बार किया था आईवीएफ, फेल हुआ था। और मेरे पास है वो 8वीं बार कर रही थी और मुझे बोल रही थी कि मैं इसमें 2 चांसेस ले रही हूँ, खुद में भी ट्राई कर रहा हूँ और सरोगेसी में भी ट्राई करूंगी। वो मेरा नहीं सक्सेस हुआ तो सरोगेसी तो कब से हम सक्सेसफुल हो गए। ये बड़ा अजीब मामला है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके सामाजिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए तभी ये कुछ हो सकेगा। तो ये आहार विधि विशेषायतन बताए गए इस प्रकार से। येषां विशेषाः शुभाशुभफलाः परस्परोपकारकाः भवन्ति तान् बुभुत्से। तो इनके जो विशेष है ये शुभ अशुभ फल देने वाले इस प्रकार के होते हैं, परस्पर उपकार का होते हैं और एक दूसरे पर उपकार करने वाले होते हैं। तन बुभुत्से, तो उनको जानने की कोशिश करें।
बुद्ध्वा च हितेप्सुरेव स्यात् न च मोहात् प्रमादात्वा इयम् अहितम् असुखोदर्कम् उपसेव्यम् आहारगतम् अन्यथा किंचित्। तो मोह से, प्रमाद से प्रिय लेकिन अहित और असुखोदर्क, जिसका उत्तरकालीन फल दुख है, इस प्रकार का नहीं सेवन करना है। आहार गतम अन्यथा किंचित्, आहार भी लेना नहीं है और दूसरी भी कोई चीजें इस प्रकार की नहीं करनी है कि जो अहित और असुखोदर्क हो, कि हमारे लिए अहित है और उसका नतीजा दुख में परिवर्तित होने का, इस प्रकार का। तो मोह एक अजीब चीज है कि मुझे बहुत दिलचस्पी होती है, रुचि होती है, और मैं समझता हूँ कि इससे मुझे तकलीफ होने वाली है, तो भी मैं वो लेता हूँ इस प्रकार से। प्रमादात्मा, मालूम नहीं होता इसलिए प्रमाद करके, गलती करते ले लेता है। प्रिय लेकिन अहित और असुखोदर्क, इतनी गलत चल रही है और उनको कैसे ठीक करना है। तो सभी के बारे में निर्देश देना जरूरी इस प्रकार का है। जो भी गलत बातें इस प्रकार की है, उन सभी के बारे में निर्देश देना जरूरी इस प्रकार का है। अमूल से आईस्क्रीम, दुधाचे आईस्क्रीम। FDA मध्ये एक आयुर्वेद आहार तज्ञ पण घ्यायला पाहिजे, यासाठी आयुर्वेद सांगताना निग्रह धरला पाहिजे। संघटनेने निग्रह, आग्रह धरला पाहिजे। हाँ, के बारे में तो बताना काफी मुश्किल है। वैसे एफडीए काफी करप्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां जहां लाइसेंसिंग है, वहां वहां बड़े मात्रा में करप्शन। चाहे आपको कॉलेज अस्पताल खुलवाना हो तो भी बहुत सारा चंदा देना पड़ता है। चाहे आपको कोई कंपनी चलानी है, फूड फैक्ट्री हो या औषध निर्माणशाला हो, तो ये बड़ा अजीब चक्कर है। और केवल वैद्य व्यक्ति होने से काम नहीं होगा, क्योंकि जो BA है, अगर MD भी है रस शास्त्र में, तो उसको आयुर्वेद कितना आता है ये मालूम नहीं। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं कि जो आयुर्वेद को भली भांति जानते हैं, और उनकी रुचि क्लिनिकल प्रैक्टिस में होती है, इस प्रकार से FDA में लगने की नहीं होती या नौकरी में जाने की नहीं होती। तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी सोच सकते हैं कि आहार तज्ञ अगर इसमें हो तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे औषधि निर्माण का भी एक तज्ञ होना चाहिए। होंगे लोग, मुझे मालूम नहीं, कि कुछ ना कुछ नियुक्तियां तो होंगी इस प्रकार से, लेकिन वो काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सभी बातें बहुत ही अलग इस प्रकार की है। और अच्छे वैद्य निर्माण होना यही आवश्यकता है, और वो उनकी उपस्थिति सभी क्षेत्र में आवश्यक है। अभी ज्यादातर स्कोप प्रैक्टिस में है, तो अच्छे वैद्य निर्माण होंगे तो प्रैक्टिस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ है। प्रतिष्ठा है, पैसा है, और समाधान इस प्रकार का है। परस्परोपकारक कोणती गोष्ट कोणत्या गोष्टीवर उपकारक ठरते, नेमका अर्थ कसा कळला नाही। ये जो 7 8 भाव बताए ना, प्रकृति संयोग, संस्कार करण, प्रकृतिकरण, संयोग वगैरह, ये एक दूसरे को मदद करने वाले हैं। हाँ।
तो मूल प्रकृति क्या है द्रव्य की? उष्ण तीक्ष्ण है। और फिर संस्कार किस प्रकार से करने हैं? तो दोनों का मेल जब हो जाएगा तो एक दूसरे को मदद करने वाले इस प्रकार के हो सकते हैं, विरोध करने वाले भी हो सकते हैं। तो विरोध करने वाले तो कम से कम न हो, ये देखना चाहिए। तो ये सभी जो आहार विधि विशेषायतन है वो एक दूसरे के लिए फायदेमंद हो, उपकारक हो, ये देखना जरूरी है। तो न च मोहात् प्रमादात् वा अहितं वसुकोदरकम् उपसेव्यम् आहारार्थम अन्यद्वा किंचित्। तो जो अहित है, असुखोदर्क है, इसका कभी भी किसी भी हालत में सेवन नहीं करना। आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव। शरीर आहार से ही बनता है और रोग भी आहार से ही बनते हैं, मेजॉरिटी इस प्रकार से। इसलिए किसी भी प्रकार का रोग हो, हमें आहार विहार के बारे में पूछना ही है। अब एलोपैथी में इसके बारे में कोई बहस नहीं है। आहार का शरीर से संबंध है, गहरा संबंध है, ये तो उनको भी मालूम है। लेकिन फिर भी क्या आहार लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में जितने गहरे में जाकर आयुर्वेद सोचता है, बताता है, उतना तो कुछ है नहीं एलोपैथी में इस प्रकार से। तो इसमें अगर परिवर्तन लाना है तो अच्छे वैद्यों का निर्माण होना एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और कोलटकर सर ने भी यही प्रयास किए, मैं भी वही प्रयास कर रहा हूँ कि मूल ग्रंथों का अध्ययन सुधरे, संस्कृत में अध्ययन करे, टीकाओं का आधार ले और प्रात्यक्षिक देखे। ये सिलसिला अगर होता रहेगा तो अच्छे वैद्य बनेंगे, और अच्छे वैद्य बनेंगे तो समाज में मत परिवर्तन। क्योंकि समाज को रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स अगर मिलते हैं तो समाज अपने पीछे, हमारे पीछे आता रहेगा। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए समाज उनकी तरफ आकृष्ट हो गए। लेकिन हम भी शास्त्र और प्रत्यक्ष इन दोनों के आधार पर अच्छे रिजल्ट देंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। तो सभी क्षेत्र में, चाहे संशोधन का क्षेत्र हो, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, चाहे अध्यापन का हो, चाहे प्रैक्टिस का हो, चाहे औषध निर्माण हो, अच्छे वैद्य होने की जरूरत है। और सभी किसी भी क्षेत्र में है तो भी उनको प्रैक्टिस आनी ही चाहिए। बगैर प्रैक्टिस, बगैर प्रात्यक्षिक, ये सब झूठ है। तो इस प्रकार से अगर होगा तो धीरे धीरे माहौल माहौल बदलेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ मैंने गुरुकुल आरंभ किया और वो काफी मात्रा में सफल रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से 2 बरस हुआ नहीं है, लेकिन वो काफी मात्रा में यशस्वी रहा है। और ये हमारा ऑनलाइन गुरुकुल ही है, निरंतर चलता आ रहा है, केवल स्टिपुलेटेड टाइम के लिए नहीं है। और यहाँ आने वाले बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, ये एक इसमें अहम मुद्दा रहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य था कि यूजी में और कम से कम पीजी में तो छात्रों को इसमें ज्वाइन होना चाहिए। हमारा जो कार्य चल रहा है इस प्रकार का मूल्यांकन कार्य, ताकि उनमें परिवर्तन आएगा और फिर आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ेगी, अच्छे प्रैक्टिशनर्स बन पाएंगे। हाँ। और थियोरेटिकल बेस भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो
परंपरा से अगर हम इस प्रकार से करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तत्र इदम् आहार विधि विधानम् अरोगाणाम् आतुराणाञ्च केषाञ्चित् कापि केषाञ्चित् काले प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति। तो जो मैं आगे आहार विधि विधान बता रहा हूँ वो अरोगाणाम जो स्वस्थ है उनके लिए, आतुराणांचापि केषाञ्चित् और कुछ रुग्णों के लिए भी काले प्रकृत्यैव हिततमं भुञ्जानानां भवति। योग्य काल में निसर्गतः हिततम इस प्रकार का होता है भुञ्जानानां, जो खाने वाले लोग हैं उनको। उष्णं स्निग्धं मात्रावत् जीर्णे वीर्याविरुद्धम् इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणं नाति दत्तं नाति विदमितं अयत्वन् अहसं तन्मना भुञ्जीत आत्मानम् अभिसंरक्ष्य समीक्ष्य सम्यक्। तो आत्मानम सम्यक अभिसमीक्ष्य, खुद को अच्छी तरीके से देख के अपने अपनी परीक्षा करके, उष्णम जो अन्न खाना है वो गर्म अन्न खाना है। तो इसका मतलब ये है कि खाना चूल्हे पर बनेगा, जब बनेगा तो गरम गरम इस प्रकार का होगा, तो उसी समय उसको खा लेना चाहिए। अगर खाना बनाने में और खाना खाने में अंतर है तो फिर जो अभी इस प्रकार के थर्मास है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है उसमें रखकर फिर खाना खावे, ये बेटर चॉइस इस प्रकार के। अभी इसमें काफी नए नए भी आ रहे हैं, लेकिन खाते वक्त खाना गर्म है, गर्म होना चाहिए। और पुनरुष्णीकृतम त्यजेत, पुनः गर्म करके खाना उचित नहीं है, वो त्याज्य ही है। तो खाना बनाते समय जो उष्ण गुण उसमें समा जाएगा उसी का फायदा उठाना है, बाद में फिर से गर्म नहीं करना है और खाना गर्म ही खाना है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। स्निग्धम, स्निग्ध होना चाहिए। तो अभी के जमाने में इसके बारे में ज्यादा बहस करनी पड़ेगी। लोग ने बीच में ये जब कोलेस्ट्रॉल की थ्योरी आई कि ब्लड क्लॉट बनता है, वो करोनरी आर्टरीज में अटक जाता है या ब्रेन में कहीं अटक जाता है और फिर हाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हाँ, तो लोगों ने क्या किया कि स्निग्ध खाना बंद कर दिया। नो फैट और लो फैट इस प्रकार के काफी पदार्थ आज भी प्रचलन में है। वास्तविक जगत का ऐसा कहना है, स्नेहोमयोऽयं पुरुषः स्नेहोविष्टाश्च अस्ति धातवः। ये मानवीय शरीर जो है वो स्नेहमय है और उसके धातु भी स्नेह भूष्ट इस प्रकार के हैं। तो हमारे खाने में स्नेह होना जरूरी है। अभी जनरली खाना तड़का लगाते समय तेल का प्रयोग होता रहता है और घी का प्रयोग चावल या रोटी पर करते हैं, और वो करते रहना उचित इस प्रकार का है। तो स्निग्ध होना चाहिए खाना, रुक्ष नहीं खाना है। तो पोषण के हिसाब से ये ज्यादा अच्छा है स्निग्ध जो है वो। लेकिन अगर सामावस्था है तो आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा और सबसे लघु जो संकल्पना हो आहार की वही सेवन करे इस प्रकार से। तो स्निग्ध होना जरूरी है। ये मूर्खता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा वगैरह इस प्रकार से घी को छोड़ देना। तो घी लेना ही है वास्तव में,
और शस्तंती स्मृति मेधाग्नि वयस बलायुष्य चक्षुषाम बालवृद्ध सुकुमार स्वरासेन। ये जो वृत्त की प्रशस्ति बताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए स्निग्ध ही अशन चाहिए, अर्थात तली हुई चीजें खाना अच्छा नहीं है। वो एक आध बार कभी खाएंगे तो तकलीफ नहीं, लेकिन बार बार खाते रहेंगे तो फिर तकलीफ इस प्रकार की। स्निग्धम मात्रावत, योग्य मात्रा में आहार लेना है। ते भोजनम हीनमात्रं तु नवलोपचय से और वात विकारों को निर्माण करने वाला, उसकी पुष्टि नहीं होती। सर्वेषां मातरोगाणां हेतुतां च प्रकृति, इस प्रकार की पंक्ति वाग्भट ने लिखी है। अतिमात्र पुनः सर्वान आशु सर्वान प्रकृति, और उल्टे उसके उल्टा इस प्रकार का अतिमात्रा में अगर भोजन से सेवन किया जाए तो तीनों दोषों का प्रकोप इसमें हो जाता है। तो इसलिए योग्य उचित मात्रा में ही सेवन करना इष्ट है, और जो भी पदार्थ खाने हैं वो भी देखने चाहिए तो है या हित है। तो मात्रावत जीर्णे, पहला अन्न पचन होने के बाद ही दूसरा अन्न सेवन करना है। और ये नियम खास करके रात्रि के भोजन के पश्चात सुबह नाश्ता या ब्रंच करने के हिसाब से बताया गया है। हाँ, तो अजीर्ण सायम आशय तो प्रातराशो ही दुष्य। अगर रात का खाना अजीर्ण है तो सुबह का खाना निश्चित रूप से तकलीफ देने वाला, दूषित हो जाता है। और अगर सुबह का खाना शाम में अच्छी तरीके से पचा नहीं है तो उससे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी वो अलाउड है। वास्तविक ऐसा है कि पहला खाना पूरा पचन होने के बाद ही दूसरा खाना लेना है, चाहे शाम का खाना हो या सुबह का खाना हो। तो सुबह के बारे में जिक्र करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो मात्रा की बात चल रही थी, और करुणा मत सवित्यम लघुनाम नास्ति तथा मात्रा प्रमाण निर्दिष्ट सुखम यावत उजीरी। वाग्भट ने बड़ी कुशलता से दर्शन किया है कि गुरु अगर पदार्थ है तो आधी मात्रा देनी है, आधी तृप्ति होने तक, आधी तृप्ति होने के रखते हैं। और लघुनाम नाति तृप्तता, लघु अन्न है तो भी बहुत तृप्ति होने तक नहीं खाना है, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मात्रावत अन्न खाना उचित इस प्रकार का है। जीर्णे, हाँ, पहला अन्न जीर्ण होने के बाद अन्न सेवन करें। वीर्या विरुद्ध, तो वीर्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई योग है कि वीर्य से विरुद्ध इस प्रकार के रहेंगे। तो मछली उष्णवीर्य है और दूध शीतवीर्य है, इन दोनों का संयोग इस प्रकार से अच्छा नहीं है। तो वीर्य विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये समझकर खाइए। इष्टे देशे, जहाँ खाना खाना है वो इष्ट देश होना चाहिए। वहां अगर किसी भी जंतु इस प्रकार के है, अस्वच्छ है, तो ठीक नहीं है। रूम साफ सुथरा करके फिर खाना खाए इस प्रकार से। तो देश इष्ट इस प्रकार का अच्छा होना चाहिए। आहार जीर्ण झालाय पण शुद्धबोध नसेल, त्यासह नाही एक्चुअली
प्रसृष्टे विण्मुद्रे हृदयसुमूले दोषे सपृथके विशुद्धे चोत्कारे क्षुद्रोपगमने वाते विसर्गे। तो क्षुद्र उपगमन होना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि क्षुधा नहीं लगती लेकिन अशक्ति हो जाती है, और अगर कुछ खाना खा लेते हैं तो अशक्ति दूर होती है। तो वहां समझना है कि वहां संवेदना नहीं है क्षुधा की, क्षुधा है वास्तव में। अगर क्षुधा नहीं है और खाना खा लिया और उससे थकान आ गई, अजीर्ण हो गया, तो समझ लेना कि नहीं खाने की जरूरत नहीं, फिर थोड़ा सा टेढ़ा मामला इस प्रकार हो जाएगा। तो इसमें इंद्रिय बोधन के हिसाब से क्योंकि इसका पचन हो चुका है, नहीं भूख लगी नहीं लगी, तो खाना नहीं दे सकते। स्नेहपान के बारे में बताया है। तो अम्ल रस इंद्रिय बोधन है, उसका उस समय में प्रयोग किया जा सकता है दातरी या नरोग इस प्रकार से। और फिर भूख का एहसास, इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरण, जो सभी उपकरण इष्ट सर्वोपकरण इस प्रकार का होना चाहिए। सभी उपकरण जो है वो जितने जो चाहिए वो हमारे पास मौजूद है। क्षुधा बोध न होने वाले को क्या चिकित्सा दे सकते ताकि उन्हें वो बोध, यही मैं बता रहा हूँ कि अम्ल से इंद्रिय बोधन है। दाढ़ीमाश के चूर्ण या लवंगादि चूर्ण का प्रयोग मैं करता रहता हूँ, और अन्न में डाल के उसको लेना है। ऐसा करेंगे तो रुचि उत्पन्न होती है और फिर भूख लगने लगती है, ऐसा देखा गया। अब अगर खाना नहीं खाने से अशक्ति आती है, खाना खाने से अशक्ति दूर होती है और पचन होता है, तो समझ लेना है कि क्षुधा है लेकिन व्यक्त नहीं हो रही। तो उस हालत में थोड़ा खाना देना उचित इस प्रकार का रहेगा, और मूल रूप से अग्नि सुधारने की कोशिश करेंगे तो ये बात हो जाएगी। तो बेटर ऑप्शन मूल रूप से अग्नि का सुधार बनाने की कोशिश करें। तो मात्रावत इस प्रकार का लेना है। जीर्णे वीर्यावृत इष्टे देश इष्ट सर्वोपकरण, नाति द्रुतम नाति विलंबित, ज्यादा जल्दी भी नहीं और ज्यादा धीरे से भी नहीं। ऑन एन एवरेज 10 से 20 मिनट तक खाना हो जाता है लोगों का। 10 से मिनट से कम अगर समय लगता है तो अति द्रुत है, और 20 मिनट के ऊपर ज्यादा समय लगता है तो अति विलंबित इस प्रकार का है। तो अति द्रुत और अति विलंबित दोनों टालने योग्य है। तो ज्यादा तेज रफ्तार भी नहीं होनी चाहिए खाना खाने की, और फिर बहुत धीरे से खाना खा रहे हैं ऐसी भी स्थिति नहीं हो रहा होनी चाहिए। और जलपन, खाना खाते समय जल्प नहीं करना है, तो बोलना नहीं है वास्तव में। तो लोग कृपया वरील वीर्य विरुद्ध विषयीचा माझा प्रश्न पाहावा। वीर्य अविरुद्ध रोजच्या जेवणात पोळी भाजी भात वरण चटणी लोणचे इत्यादी शीत व उष्ण वीर्याचे पदार्थ असतात। मग वीर्य अविरुद्ध हा नियम कसा पाळला जाए? उसमें ऐसा है, क्रम बताया गया है। अद्याद्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादुमंदम स्थिरम पुरः विपरीत मतशांते मध्यम लवणोत्सव। तो जो मधुर स्निग्ध शीत गुरु ये पदार्थ है, ये शुरू में खाने हैं। दोषों का सन्निवेश जिस प्रकार से है उसके आधार पर
ये अतः शरीर में वायु का है, पहले जो खाना जाता है वो उस वायु पर काम करता है, अग्नि प्रज्वलित होता है उस समय में, तो गुरु शीत स्निग्ध ईश्वर का खाना खाएंगे तो बेहतर होगा। बीच में अम्ल लवणोत्कट होना चाहिए, और छाछ पर्टिकुलरली भोजन के बीच में ले सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और कषाय कटु तिक्त, ये जो 3 रस है वो अंत में आने चाहिए, क्योंकि वो ऊपर काम करेंगे और ऊपर कफ का स्थान है। तो क्रम से शायद ये नहीं होता होगा, और स्वस्थ वृत्त की अपेक्षा से जो बातें बताई गई है उनको भली बनती अगर ध्यान में रखेंगे तो ये कॉम्बिनेशंस वगैरह जो है वो अंतिमतः, हाँ, दोष साम्य प्रस्थापित करने वाली, टिकाने वाली, इस प्रकार की होती है। यार बीच बीच में ये कनेक्शन जा रहा है, ऑडियो कनेक्शन, तो हम खत्म ही करने वाले हैं। तो हाँ, तो ये बड़ा मुद्दा है कि हमारे खाने में सभी रस है, तो वीर्य अविरुद्ध शीत और उष्ण इस प्रकार से नहीं होगा क्या? वीर्य विरुद्ध होंगे तो उसको कैसे टालेंगे? तो मुझे लगता है कि शीत गुरु स्निग्ध ये पहले खाएंगे, बीच में अम्ल लवण खाएंगे, और अंत में कषाय कषाय खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वीर्य विरुद्ध का सवाल इसमें नहीं आएगा इस प्रकार से। विरुद्ध वीर्य के उदाहरण कुछ दिए हैं, उष्णा उष्णामस्या शीतम, तो मत्स्य उष्ण है और दूध जो है वो ठंडा है, तो उनका विरोध हो जाता है इसमें कैसे, लेकिन बाकी भी उदाहरण देखने हैं सभी ग्रंथों से। तो वीर्य अविरुद्ध किस प्रकार से होगा ये देख पाएंगे। ठीक है, अभी यही पे हाँ, अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीत आत्मान अभिसंवीक्षितम्, तो बातचीत नहीं करनी है, तूष्णीम स्थित्वा, पूरे मुंह को बंद रखकर, यानी कि न बोलते हुए, अहसन, हंसना भी नहीं है, तन्मना भुंजीत, तो उसी की तरफ ध्यान देकर भोजन करना है, आहार की तरफ। तो एक अहम मुद्दा इसमें है। ठीक है, रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं किलतन्त्रता व्यापृतुस्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने सांशसुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरीतं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि। वैद्यवर्गो हि। ओम शांति शांति शांति। गिरन कहते हैं, नमक और दूध साथ में खाने से क्या होता होगा? रक्तदुष्टि तो होती है। 18 प्रकारचे विरुद्ध सेवनामुळे दोषांचा उत्कर्ष होतो, पण बाहेर पडत नाही, रोजच्या आहाराच्या कॉम्बिनेशनमुळे घडत नाही, ते विरुद्ध ठरणार नाही। ऐसा नहीं बता सकते। तो रोज के आहार के कॉम्बिनेशन से शायद ये नहीं बन रहा, लेकिन जो विरुद्ध करके दिया है ग्रंथ में उसका अगर सेवन करते रहते तो होता रहेगा। विरम्य व्याख्यान में
परश्वः पुनः दीक्षा। कल अमावस्या के कारण लेक्चर नहीं होगा, परसों